दादाजी, आपने मुझसे वादा किया था, आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। आरजू की आवाज़ में बेहद दर्द और हिचकियाँ शामिल थीं। उसके आंसू दादाजी के पीले पड़ते हाथ को लगातार भिगो रहे थे। अस्पताल के आईसीयू कमरे की ठंडी हवा में लाइफ सपोर्ट मशीनों की बीप के अलावा सिर्फ आरजू की सिसकियों की आवाज़ें गूंज रही थीं। मौत का साया उस कमरे में मंडरा रहा था और आरजू की मासूम जान इस हकीकत को स्वीकार करने से इनकार कर रही थी। उसके बिखरे हुए बाल और रो रोकर सूजी हुई आंखें उसकी अंदरूनी वीरानी का सबूत दे रही थीं। कमरे के दूसरे कोने में ध्रुव एकदम चुपचाप खामोश किसी चट्टान की तरह खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अलग तरह की संजीदगी थी, लेकिन उसकी गहरी काली आंखों में मौजूद दर्द छुपाए नहीं चुप रहा था। उसकी नजरें सिर्फ आरजू पर जमी थी, जो दुख से निढाल हो चुकी थी। ध्रुव के अंदर एक तूफान मचा हुआ था, लेकिन वो जानता था ये वक्त उसके टूटने का नहीं बल्कि मजबूत खड़े रहने का है। दादाजी ने उसे सड़क से उठाकर अपने सीने से लगाया था, उसे एक पहचान दी थी, और आज वो मेहरबान हस्ती उन सबको छोड़कर जा रही थी। आ जाओ मेरी बच्ची, इधर आओ, दादाजी ने बेहद मुश्किल से अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा और अपना दूसरा हाथ ध्रुव की तरफ बढ़ाया। उनकी आवाज़ में कंपन इतना ज़्यादा था कि उनके होठों से शब्द मुश्किल से ही निकल रहे थे। ध्रुव फौरन आगे बढ़ा और दादाजी का हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में अपने मोहसिन के लिए बेपनाह मोहब्बत झलक रही थी। उसने दादाजी के हाथ को अपने हाथ से लगाया और अपने दर्द का इजहार किया। ध्रुव, मेरी जान निकल रही है, बस मुझे एक सुकून चाहिए। दादाजी की सांसें उखड़ रही थीं और उनकी आंखों में एक अजीब सा डर नाच रहा था, जो मौत का नहीं बल्कि अपने पीछे रह जाने वाली अपनी जान, अपनी पोती का डर था। आप आदेश करें दादाजी, मेरी तो जान भी आपके लिए हाजिर है। मैं आपके हर हुक्म को स्वीकार करूंगा। ध्रुव ने झुकते हुए बेहद सम्मान और भारी आवाज में जवाब दिया। उसकी आवाज की मजबूती इस बात की गवाह थी कि वो अपने कहे हर शब्द पर मर मिटने को तैयार है। दादाजी ने आरजू का नरम नाजुक हाथ खींचकर ध्रुव के चौड़े और मजबूत हाथ पर रख दिया। आरजू ने चौंककर अपने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ दादाजी को देखा और वो बुरी तरह हैरान थी कि दादाजी इस आखिरी वक्त में उसका हाथ ध्रुव के हाथ में क्यों दे रहे हैं। ध्रुव के हाथ की गर्मी और सख्ती ने आरजू के ठंडे पड़ते वजूद में एक अनजानी सी सनसनी दौड़ा दी, लेकिन दुख के समंदर में वो इस एहसास को समझने से परे थी। हार्दिक से बचना मेरी बच्ची। हार्दिक तुम्हारा खून जरूर है, लेकिन वो एक भेड़िया है। ध्रुव ही तुम्हारा एक इकलौता पनाहगाह है। दादाजी ने मुश्किल से अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा करते हुए ये शब्द कहे थे। उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं और फिर मशीनों के बीच एक लंबी और खौफनाक आवाज़ में बदल गई। कमरे में मौजूद डॉक्टर तेजी से आगे बढ़े, लेकिन वक्त गुजर चुका था। वो महान इंसान जो इस खानदान का साया था हमेशा के लिए विदा हो चुका था। नहीं दादाजी, आंखें खोलें प्लीज़, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाएं। आरजू एक दिल खराश चीख मार कर दादाजी के सीने पर गिर पड़ी। उसकी तो पूरी दुनिया ही लुट चुकी थी। उसका इकलौता सहारा, उसकी कुल कायनात छिन गई थी। ध्रुव का दिल आरजू की इस चीख पर कट कर रह गया था। उसने आगे बढ़कर आरजू को अपने बाजू के घेरे में ले लिया और उसे दादाजी के बिस्तर से अलग कर दिया, और वो जो इस वक्त किसी भी तरह होश से बेगाना थी, वो ध्रुव के चौड़े सीने से लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। ध्रुव ने अपने कांपते हुए हाथ से उसके सर पर तसल्ली भरा हाथ रखा। ये पहला मौका था जब आरजू उसके इतना करीब थी, लेकिन ये संगत खुशी की नहीं बल्कि मजबूरी की थी। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी गया। उसने उसी पल अपने दिल में वादा किया था कि वो दादाजी के आखिरी शब्दों की लाज मरते दम तक रखेगा। अगले दिन हवेली का लंबा चौड़ा आंगन मातम से भरा हुआ था। सफ़ेद कपड़े पहने लोग सर झुकाए खामोश बैठे थे। दादाजी का बेजान वजूद सबके सामने रखा था और हार्दिक चाचा सबसे आगे खड़े सफ़ेद रुमाल से अपनी आंखें साफ कर रहे थे। उनकी अदाकारी इतनी जानदार थी कि देखने वाला धोखा खा जाए। मेरे बाप का साया मेरे सर से उठ गया, मैं तो अनाथ हो गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया। हार्दिक लोगों के गले लग लग कर मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था, लेकिन उसकी शातिर निगाहें बार बार हवेली की ऊंची दीवारों और कीमती झूमर का जायजा ले रही थीं। उसके दिल में लालच के दिए जल रहे थे। वो इस हवेली के एक एक पत्थर पर अपनी हुक्मरानी के सपने सजा रहा था। अंतिम संस्कार के बाद हवेली का माहौल एकदम बदलने लगा। शाम के साए गहरे हो रहे थे और घर आए लोग धीरे धीरे विदा हो चुके थे। आरजू अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी। उसकी आंखों के आंसू अब बिल्कुल सूख चुके थे और दिमाग पूरे तौर पर सुन्न होने लगा था।
उसी वक्त कमरे का दरवाजा जोर से खुला और हार्दिक चाचा अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे से दर्द का नकाब उतर चुका था और अब वहाँ एक जालिम और लालची इंसान का चेहरा मौजूद था। तुम्हारा क्या ख्याल है, अब तुम इस हवेली की शहजादी हो? बहुत राज कर लिया तुमने इस हवेली पर। हार्दिक की आवाज़ जहरीले और तिरस्कार से भरी हुई थी। उसकी आंखों में आरजू के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। आरजू ने डरकर अपने चाचा को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो चाचा जो सुबह तक दादाजी के लिए रो रहा था, उसका ये रूप अचानक कैसे बदल गया। दादाजी की मौत के बाद ही ये उसकी पहली आजमाइश थी जो उसकी ज़िंदगी में आई थी। चाचा, आप ये क्या कह रहे हैं? आज तो दादाजी का अंतिम संस्कार हुआ है, अभी तो उनकी चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई और आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। आरजू ने अपने आंसू साफ करते हुए कांपती आवाज़ में कहा। उसके दिल में एक अनजाना सा डर सिर उठाने लगा था। बकवास बंद करो लड़की, अब इस हवेली का मालिक मैं हूँ। अपना ये सारा शाही सामान उठाओ और हवेली के पिछले हिस्से में जो छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर है वहाँ चली जाओ। मुझे ये मास्टर बेडरूम अपने लिए चाहिए। अब तुम इस कमरे के काबिल नहीं रही। हार्दिक ने आरजू के पलंग को ठोकर मारते हुए गुरूर से हुक्म दिया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो आरजू को पैरों तले रौंद देना चाहता हो। आरजू बेयकीनी और सदमे से अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसके बहमो गुमान में भी नहीं था कि उसका अपना सगा चाचा उसके साथ ऐसा सलूक करेगा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती या अपनी सफाई में कुछ कहती, कमरे के दरवाजे पर एक भारी गूंजदार आवाज़ गूंजी। आरजू दादाजी की जान थी। इस हवेली में आरजू का क्या मकाम है और क्या अहमियत है, ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं और इस बात को आप झुटला नहीं सकते। तो उस पर हुक्म चलाने की कोशिश मत कीजिएगा। अपनी हद में रहिए हार्दिक साहब। हार्दिक ने एकदम तेजी से मुड़कर पीछे देखा। दरवाजे पर ध्रुव खड़ा था। इस वक्त उसका अंदाज काफ़ी सख्त था। काली शर्ट जिसकी आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड कर रखी थी और जिसके सीने के 2 बटन खुले हुए थे। लाइट ब्लू पैंट जिसमें उसकी पर्सनालिटी खूब उभर रही थी। बिखरे बाल और आंखों में मौजूद ठंडापन किसी तूफान की गवाही दे रहा था। वो धीरे धीरे चलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और आरजू के सामने एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसकी चौड़ी पीठ आरजू के लिए एक ऐसा साया बन गई जिस पर वार करना हार्दिक के बस की बात नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के मामलों में बोलने की? तुम हो क्या मेरे बाप का पाला हुआ एक पालतू कुत्ता? तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम मुझसे यूं नजरें मिलाकर बात करो? हार्दिक ने बेहद कड़क और गुस्से से चिल्लाते हुए ध्रुव की तरफ उंगली उठाई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। ध्रुव ने बेहद सुकून से हार्दिक की उठी हुई उंगली को देखा। उसके चेहरे पर जरा बराबर भी गुस्सा नहीं था, बल्कि यह खतरनाक खामोशी थी। वो खामोशी जो समंदर में तूफान आने से पहले होती है। ये हवेली किसकी है और उसका मालिक कौन है, इसका फैसला कल सुबह दादा जान के वकील करेंगे। तब तक आरजू इसी कमरे में रहेगी और आप इस कमरे के दरवाजे के करीब भी नहीं आएंगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्रुव की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें मौजूद कटुता और ठंडापन हार्दिक को एक पल के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर चुका था। हार्दिक को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि ध्रुव से इस वक्त उलझना बेवकूफ़ी है। वो दांत पीसता हुआ धमकियां देता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन हवेली के हॉल में खामोशी छाई हुई थी। ये खामोशी बहुत भारी थी। खानदानी वकील अपने ब्रीफकेस के साथ सोफे पर बैठ चुके थे। उनके चेहरे पर संजीदगी थी। हार्दिक बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसकी नज़र बार बार वकील राघव के ब्रीफकेस पर जा रही थी। आरजू कोने में सिर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों में अभी भी नमी चमक रही थी। ध्रुव खिड़की के पास खड़ा बाहर की ओर देख रहा था, जैसे उसे सारी कार्रवाई से कोई दिलचस्पी ही ना हो। मैं दादाजी की आखिरी वसीयत पढ़ने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे ख़ास हिदायत की थी कि उनकी मौत के बाद फ़ौरन ये वसीयत सबके सामने पढ़ी जाए। मिस्टर राघव ने गला साफ करते हुए सावधानी से कागज़ निकाला। मेरे पापा ने यकीनन अपने इकलौते बेटे को ही सब कुछ दिया होगा। तुम बस जल्दी से पढ़ो राघव, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। हार्दिक ने तंज भरी मुस्कुराहट के साथ ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा। उसका अंदाज गुरूर से भरा हुआ था। इस वसीयत के अनुसार दादाजी ने अपनी तमाम जायदाद, फैक्ट्रियां, बैंक अकाउंट और यह हवेली ध्रुव राणा के नाम कर दी है। आज से सारी सल्तनत का इकलौता वारिस ध्रुव राणा है। मिस्टर राघव ने कागज पर नज़र जमाए हुए साफ और दो टूक शब्दों में ये वसीयत सुना दी, जिसे सुनकर हार्दिक के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिमाग पर जैसे हथौड़े से बरसने लगे। ये बकवास है, ये धोखा है। मेरे बाप ने अपने होशो हवास में ऐसा नहीं किया होगा। इस इंसान ने उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाए होंगे। मैं इस वसीयत को नहीं मानता।
मैं इसे अदालत में चैलेंज करूंगा। हार्दिक का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और वो पागलों की तरह चीख रहा था। उसके बरसों का प्लान एक पल में ही खाक में मिल गया था। जिस दौलत की एक पाई पर भी हार्दिक का हक नहीं था, उसे पाने के लिए वो बरसों से सपने सजा रहा था, क्योंकि ये सारी दौलत तो आरजू के पापा ने इकट्ठा की थी। आरजू ने भी हैरत और सदमे से ध्रुव की ओर देखा। उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि दादाजी उसे इस तरह बेसहारा छोड़ सकते हैं। वो प्रॉपर्टी जो उसकी और उसके चाचा के बीच बंटनी चाहिए थी, वो एक ऐसे इंसान को कैसे दे सकते हैं जिसका उनके खानदान से कोई भी खून का रिश्ता नहीं था। ध्रुव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो अभी भी खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था, जैसे उसे इस फैसले का पहले से ही पता हो। उसकी खामोशी आरजू के दिल में जहर घोल रही थी। हार्दिक चाचा के शब्द उसके दिमाग में कहीं ना कहीं खटकने लगे कि जरूर जायदाद हासिल करने के लिए ध्रुव ने कोई घोटाला किया है, वरना दादाजी का फैसला उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी बात पूरी नहीं हुई है मिस्टर हार्दिक, आप प्लीज़ बैठ जाइए और पूरी बात सुनिए। वकील ने हार्दिक को हाथ के इशारे से खामोश रहने को कहा। हार्दिक कांपता हुआ वापस सोफे पर गिर पड़ा। इस वसीयत के साथ दादाजी ने एक शर्त भी रखी है। ये सारी जायदाद ध्रुव को तभी मिलेगी जब वो 48 घंटे के अंदर आरजू मैडम से शादी करेंगे। अगर ये शादी नहीं होती तो ये वसीयत कैंसिल मानी जाएगी। इन शब्दों ने ड्राइंग रूम में मौजूद हर इंसान के चेहरे से जैसे हवाइयाँ उड़ा दी। आरजू की सांसें रुक गईं, उसका दिल सीने में जोर से धड़कने लगा। ध्रुव से शादी? वो इंसान जिसे वो हमेशा हवेली का एक नौकर, एक बेकार इंसान समझती आई थी, दादाजी ने उसकी किस्मत उसके साथ कैसे जोड़ दी थी। और अगर ये शादी न हुई तो? हार्दिक ने हाँफते हुए पूछा। उसकी आंखों में अब एक लालची चमक दोबारा जाग उठी थी। उसके मक्कार दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। अगर 48 घंटे में ध्रुव और आरजू की शादी नहीं होती तो ये सारी जायदाद और हवेली का कंट्रोल आपको, यानी हार्दिक साहब को मिल जाएगा, और आरजू मैडम की कानूनी सरपरस्ती भी आपके पास चली जाएगी, क्योंकि वो अभी तक 25 साल की नहीं हुई हैं। जायदाद की देखभाल और आरजू के तमाम फैसलों पर फिर आपका कानूनी हक होगा। मिस्टर राघव ने अपनी फाइल बंद करते हुए जैसे आखिरी फैसला सुना दिया था। ड्राइंग रूम में एकदम से जैसे मौत जैसी खामोशी छा चुकी थी। हार्दिक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभर आई थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि आरजू ध्रुव को कभी पसंद नहीं करती थी। वो उसे हमेशा अपने दादा का एक नौकर ही समझती थी, और हार्दिक को पूरा यकीन था कि आरजू अपनी अना और अपनी जिद की वजह से ये शादी कभी नहीं करेगी, और 48 घंटे के बाद ये सारी प्रॉपर्टी उसके कदमों में होगी। तुमने दादाजी को धोखा दिया है ध्रुव। तुम एक मक्कार इंसान हो, एक फ्रॉडी हो। तुमने मेरी मासूमियत और दादाजी की मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। रात के वक्त तो आरजू लाइब्रेरी में ध्रुव के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू तेजी के साथ बह रहे थे और उसका पूरा वजूद गुस्से और नफरत से कांप रहा था। ड्राइंग रूम में वसीयत सुने जाने के बाद वो सारा दिन अपने कमरे में रोती रही थी और ख़ुद को एक कैदी महसूस कर रही थी, जैसे उसकी बोली लगा दी गई हो। अब वो ध्रुव से जवाब मांगने आई थी। ध्रुव अपनी जगह पर बेहद शांत खड़ा था। मैंने कोई धोखा नहीं दिया आरजू। दादाजी जानते थे कि हार्दिक तुम्हारे साथ क्या कर सकता है, और उन्होंने जो किया तुम्हारे भले के लिए किया है। ध्रुव ने नरमी से जवाब दिया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश और ठहराव था। झूठ मत बोलो। तुमने इस वसीयत के जरिए मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। तुम जानते थे कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी, और इसीलिए तुमने जायदाद को मेरे साथ जोड़ दिया ताकि मैं मजबूरी में तुम्हारी हो जाऊं। तुम एक घटिया इंसान हो। आरजू ने आगे बढ़कर ध्रुव के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मुक्के मारते हुए कहा। उसके अंदर का लावा फट पड़ा था। ध्रुव ने उसका हाथ नहीं रोका। वो उसकी कड़वी बातें सुनता रहा, कोई सफाई नहीं दी। वो चाहता तो उसे सब सच बता सकता था, लेकिन वो आरजू को कोई और सदमा देना नहीं चाहता था। जब आरजू थक गई और रोने लगी तो ध्रुव एकदम आगे बढ़ा। मुझे इस जायदाद की कोई परवाह नहीं है आरजू। ये दौलत मेरे जूते की नोक पर है। मैंने दादाजी से तुम्हारी रक्षा का वादा किया था, और मैं वो वादा पूरा करूँगा, चाहे तुम मुझसे कितनी ही नफरत क्यों ना करो। तुम चाहो तो ये शादी मत करो। मैं कल के कल ही यह हवेली छोड़कर चला जाऊंगा और जायदाद के कागजों पर भी दस्तखत कर दूंगा। लेकिन मेरी जान, तुम हार्दिक को नहीं जानती। ध्रुव का लहजा बेहद संभला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द था, जिसे आरजू अपने गुस्से और जज्बात की शिद्दत में देख नहीं पाई। लेकिन ध्रुव के आखिरी 2 शब्दों पर उसका दिमाग भग से उड़ा था। मेरी जान। उसने ध्रुव के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए ये शब्द बोलने की? आइंदा अपनी जबान संभाल कर बात करना।
वो ध्रुव को वहीं छोड़कर लाइब्रेरी से बाहर निकल गई, जबकि ध्रुव ने गहरी सांस ली और खामोश हो गया। तुम मेरी जान ही तो हो, काश मैं तुम्हें ये बात महसूस करवा सकता। उसके होंठों पर एक हल्की दर्द भरी मुस्कान उभर आई, क्योंकि वो अपनी हैसियत अच्छे से जानता था। आरजू इस हवेली की शहजादी थी और उसका तो कोई वजूद ही नहीं था। वो एक गरीब किसान का बेटा था। माँ बाप के मरने के बाद कोई सहारा न था, तो दादाजी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। हवेली में हर तरफ सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो दिलों में खौफ पैदा करता है। आरजू के गले में कांटे चुभ रहे थे। वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ आई। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। किचन के करीब पहुंचकर उसे किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने चौंक कर एकदम से अपने कदम रोक लिए। आवाज़ चाचा के कमरे से आ रही थी, जो कि किचन के बिल्कुल साथ ही बना हुआ था। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से थोड़ी रोशनी बाहर आ रही थी। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, वो घमंडी लड़की उस टुकड़े पर पलने वाले नौकर से शादी कभी नहीं करेगी। उसकी जिद और उसकी आन उसे ऐसा करने नहीं देगी। हार्दिक चाचा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज़ में अजीब सी दरिंदगी और शैतानियत छुपी हुई थी। आरजू का दिल जोर से धड़का। वो दबे कदमों दरवाजे के करीब हुई और अंदर झांका। हार्दिक शराब पीता हुआ कमरे में चक्कर लगा रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तुम बस पागल खाने की गाड़ी तैयार रखना। जैसे ही 48 घंटे गुजरेंगे और वसीयत मेरे हक में आ जाएगी, मैं उस लड़की को सीधा पागल खाने भिजवा दूंगा। मैं अदालत में साबित कर दूंगा कि दादाजी की मौत के सदमे से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है और वो अपनी देखभाल के काबिल नहीं है। हार्दिक की ये बात सुनकर आरजू ने डर से अपने मुंह पर हाथ रख लिया, ताकि उसकी चीख बाहर न निकल जाए। उसकी आंखें हैरत और सदमे से फैल गईं। ये वही चाचा था जिसकी गोद में वो खेली थी। अरे, मैंने सब सोच रखा है। उसे पागल खाने में सड़ने दूंगा और ये सारी जायदाद बेचकर देश से बाहर चला जाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उसके बाप को रास्ते से हटाया था। किसी को भी शक नहीं हुआ था कि वो कार एक्सीडेंट नहीं बल्कि मेरा प्लान था। मैंने खुद उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे। हार्दिक ने इस भयानक जुर्म को स्वीकार किया और आरजू का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। यानी उसके माँ बाप की मौत कोई हादसा नहीं थी। उनका कातिल उसका अपना सगा चाचा था। वो दरिंदा जिसने दौलत के लालच में अपने सगे भाई को मार दिया और अब उसे भी पागल खाने भेजने का प्लान बना रहा था। आरजू को लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। वो डगमगाते कदमों से वहां से भागी और ठोकर खाकर गिर पड़ी, लेकिन फिर उठी और दीवानों की तरह अपने कमरे की ओर भागी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हार्दिक के खूनी हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहे हों। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी को चीर रही थीं। उसे दादाजी के आखिरी शब्द याद आने लगे, हार्दिक एक भेड़िया है और ध्रुव भी तुम्हारा रक्षक है। अब उसे समझ आ रहा था कि दादाजी ने ऐसा क्यों कहा था। उन्होंने ध्रुव को जायदाद नहीं दी थी, बल्कि आरजू की जिंदगी और उसका भविष्य ध्रुव के सुरक्षित हाथों में सौंपा था। दादाजी का फैसला जायदाद का नहीं बल्कि आरजू की हिफाजत का था। वो रात भर रोती रही। नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह की सफ़ेद और ठंडी रोशनी हवेली की राहदारी में फैल रही थी। आरजू ने अपने कंधों पर काली चादर को मजबूती से लपेटा और तेज कदमों से ध्रुव के कमरे की तरफ चल पड़ी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपना सीना फटता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा दृढ़ भाव चमक रहा था। उसने ध्रुव के कमरे के दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी। कुछ पलों के बाद दरवाज़ा खुला। ध्रुव अपने खास काले कपड़ों की बजाय आज एक सादा सफ़ेद शर्ट और ग्रे ट्राउजर में था। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे और आंखों में रात भर जागने की थकान थी। आरजू को इतनी सुबह अपने दरवाजे पर देखकर उसकी गहरी काली आंखों में हैरानी की एक चमक उभरी, लेकिन उसने फौरन अपने हाव भाव पर काबू पा लिया। आरजू, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या? हार्दिक ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? ध्रुव की आवाज़ में एक बेचैनी थी। उसने फौरन कदम आगे बढ़ाकर आरजू को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, जैसे उस पर कोई चोट के निशान तलाश करना चाहता हो। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आरजू ने ध्रुव की आंखों में सीधा देखते हुए एक ही सांस में अपना फैसला सुना दिया। उसकी आवाज़ में कोई कंपन नहीं था। वो पत्थर की तरह सख्त लग रही थी। ध्रुव के माथे पर बल पड़ गए। उसने गौर से आरजू के पीले चेहरे को देखा। वो जानता था कि आरजू उसे कितनी नफरत करती है। कल रात ही तो वो उसे धोखेबाज कह रही थी। अभी अचानक बदलाव ध्रुव की समझ से बाहर था। रात तक तो तुम मुझे दादाजी का कातिल और लुटेरा समझ रही थी, अचानक ही फैसला? क्या तुम किसी दबाव में हो? ध्रुव ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डालते हुए बेहद संजीदगी से पूछा। वो आरजू के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं किसी दबाव में नहीं हूँ। मैं रात भर सोचती रही,
अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो ये जायदाद चाचा हार्दिक के पास चली जाएगी और मैं दादाजी और अपने पापा की ज़िंदगी भर की कमाई उस दरिंदे और अय्याश चाचा को देना नहीं चाहती। ये मेरा आखिरी फैसला है। आरजू ने बेहद महारत से अपने डर को छुपाते हुए झूठ बोला। वो ध्रुव को ये बताना नहीं चाहती थी कि वो अपनी जान बचाने के लिए उसकी पनाह में आई है। उसकी ईगो उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और आरजू के चेहरे से नज़र हटाकर राहदारी की तरफ देखा। उसे आरजू की बात पर पूरा यकीन तो नहीं आया था, लेकिन इस वक्त ज़रूरी बात यह थी कि आरजू शादी के लिए मान गई थी। अब वो उसे हार्दिक के शैतानी इरादों से बचा सकता था। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो ठीक है, मैं मिस्टर राघव को फ़ोन करके कहता हूँ कि हम कोर्ट मैरिज करने को तैयार हैं। वो अपने साथ मैरिज पेपर लेकर हवेली ही आ जाएं। तुम जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। ध्रुव का लहजा बिल्कुल सपाट और कारोबारी था। उसने आरजू को और कोई सफाई देने की ज़रूरत महसूस नहीं की। आरजू ने हामिद सर हिलाया और मुड़कर अपने कमरे की तरफ चली गई। 2 घंटे के बाद ड्राइंग रूम का माहौल बेहद खामोशी भरा था। मिस्टर राघव अपने साथ एक और वकील को लेकर आए थे, जिन्हें वो कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए साथ लाए थे। दोनों उनके सामने कुर्सी पर बेहद खामोश बैठे थे। ध्रुव ने काला 3 पीस सूट पहन रखा था। उसका चेहरा किसी भी तरह के जज्बात से खाली था। उसी वक्त हार्दिक हाँफता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो रही थीं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? ये शादी नहीं हो सकती। मैं शादी को रुकवाने के लिए अदालत जाऊंगा। हार्दिक ने आगे बढ़कर वकील साहब के हाथ से कोर्ट मैरिज का रजिस्टर छीनने की कोशिश की। उसका सारा गुरूर और उसका सारा प्लान उसे नाकाम होता हुआ नजर आ रहा था। ध्रुव बिजली की तेजी से अपनी जगह से उठा और हार्दिक का हाथ हवा में ही दबोच लिया। ध्रुव की पकड़ इतनी सख्त थी कि हार्दिक के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अपनी हद में रहिए हार्दिक साहब। अगर आपने शादी में कोई भी खलल डालने की कोशिश की तो मैं आपके वो तमाम कच्चे चिट्टे खोल कर रख दूंगा जो आप पिछले 10 सालों से दादाजी से छुपाते आए हैं। शराफत से किसी कोने में खड़े रहिए और तमाशा देखिए। ध्रुव की आवाज़ धीमी थी, लेकिन एक जहरीले नांग की फुफकार की तरह थी। उसकी आंखों में मौजूद मौत के साए देखकर हार्दिक डरकर पीछे हट गया। उसे इस बात का अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि ध्रुव अब कोई आम लड़का नहीं है जिसे वो आसानी से दबा सके। इसी बीच से ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला और आरजू अंदर दाखिल हुई। उसने लाल रंग का बेहद सादा मगर खूबसूरत जोड़ा पहन रखा था। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, लेकिन उसकी कुदरती खूबसूरती उसे बेहद खूबसूरत बना रही थी। उसकी आंखें जमीन पर थीं और कदमों में एक अजीब सी झिझक थी। वो जाकर सोफे के कोने पर बैठ गई। एक पल के लिए ध्रुव की नज़र आरजू पर जम गई। उसके अंदर मोहब्बत का एक तूफान मचलने लगा, लेकिन उसने तुरंत निगाहें झुका लीं। वकील साहब ने रजिस्टर उठाकर आरजू की तरफ बढ़ा दिया। उसने पेन हाथ में पकड़ा। साइन करने से पहले एक मोटा सा आंसू आंखों से टूटकर उसके गाल से गिरा और रजिस्टर के कागजों पर गिरकर वहां मौजूद स्याही को फैला गया। ध्रुव का दिल तकलीफ से सिमट गया। उसने अपना दिल कटता हुआ महसूस किया। उसने कभी नहीं चाहा था कि आरजू की आंखों में उसकी वजह से आंसू आए। थोड़ी ही देर में ध्रुव ने भी अपने साइन कर दिए और उनकी कोर्ट मैरिज पूरी हो चुकी थी। अपना जरूरी सामान पैक कर लो आरजू, हम 1 घंटे में यहाँ से निकल रहे हैं, ध्रुव ने बेहद नरम लेकिन आदेश भरे लहजे में कहा। वो हार्दिक के साए से भी आरजू को दूर ले जाना चाहता था। ये हवेली छोड़कर तुम इसे कहाँ लेकर जाओगे? वैसे भी ये जायदाद मेरी है, तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा इस हवेली का रुख मत करना, हार्दिक चाचा ने जहर भरे शब्दों में कहा। उसे लग रहा था कि अब वो हवेली का इकलौता वारिस बन चुका है। ध्रुव ने मुड़कर हार्दिक की ओर देखा और तंज से मुस्कुराया। ये हवेली अब मेरी और मेरी बीवी की मिल्कियत है हार्दिक साहब। हम जब चाहेंगे यहाँ आएंगे और हाँ, आपके पास 1 हफ्ते का वक्त है। आप अपना इंतजाम कर लीजिए, वरना मुझे धक्के देकर आपको निकालना भी आता है। ध्रुव ने अपनी बात पूरी की और आरजू का हाथ पकड़कर उसे सोफे से उठाया। हार्दिक गुस्से से पत्थर बन गया था। वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा था। आधे घंटे के बाद ध्रुव की काली गाड़ी हवेली के बड़े दरवाजे से बाहर निकल रही थी। आरजू पिछली सीट पर खामोशी से बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। हवेली की ऊंची दीवारें कहीं पीछे छूटती जा रही थीं। उसका बचपन, उसकी यादें, उसका घर, सब कुछ उससे पीछे छूट गया था। ध्रुव ड्राइविंग सीट पर बैठा था और कभी कभी बैक मिरर से आरजू के उदास चेहरे को देख रहा था। लगभग 1 घंटे के लंबे सफ़र के बाद गाड़ी एक बेहद बड़े मेंशन के लोहे के दरवाजे के सामने रुकी। गार्ड ने आगे बढ़कर गेट खोला। अंदर का मंजर किसी ख्वाब जैसा था। हरा भरा लॉन, कीमती मूर्तियाँ,
फव्वारे, उनके बीचों बीच सफ़ेद संगमरमर से बनी एक शानदार बिल्डिंग। आरजू हैरानी से घर को देख रही थी। उसने कभी भी सोचा नहीं था कि दादाजी का पाला हुआ एक अनाथ लड़का इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होगा। ध्रुव गाड़ी से नीचे उतरा और आरजू की तरफ का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकलने का इशारा किया। अंदर आओ आरजू, ये अब तुम्हारा घर है, उसने नरमी से कहा और आगे की तरफ चल पड़ा। मेंशन का अंदरूनी हिस्सा बाहर से भी ज़्यादा शानदार था। कीमती झूमर, हाथ से बने कालीन और नए डिजाइन का बना फर्नीचर हर तरफ सजा हुआ था। नौकरों की लंबी लाइन उसके स्वागत के लिए खड़ी हुई थी। ध्रुव ने उन सबको हाथ के इशारे से जाने को कहा और खुद आरजू को लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। पहली मंजिल पर राहदारी के बिल्कुल आखिरी में एक डबल डोर वाला शानदार सा कमरा था। ध्रुव ने दरवाजा खोलकर आरजू को अंदर जाने का रास्ता दिया। कमरा किसी 5 स्टार होटल की तरह लग रहा था। सफ़ेद और गोल्डन रंग का थीम, बीच में एक बहुत ही बड़ा किंग साइज बेड और सामने शीशे की बड़ी खिड़कियाँ जिनसे बाहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। तुम्हारा सामान कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएगा, तुम आराम करो, ध्रुव ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। उसका अंदाज बहुत संभला हुआ था। आरजू ने पूरे कमरे का जायजा लिया, फिर मुड़कर ध्रुव को देखा। उसकी आंखों में एक अनजाना सा डर तैर रहा था जो नई जगह और तन्हाई की वजह से पैदा हो रहा था, और शायद इस नए रिश्ते की वजह से जो अभी अभी उसका ध्रुव के साथ बना था। तुम कहाँ जाओगे? आरजू के मुंह से अचानक ही सवाल निकल गया। उसे खुद भी हैरानी हुई कि उसने ये क्यों पूछा। ध्रुव के चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट आई। उसने कदम पीछे हटाए और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर कहा, मैं साथ वाले कमरे में हूँ आरजू। मैं जानता हूँ तुमने किन हालात में मुझसे शादी की है, इसीलिए मुझसे डरो मत। जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी, मैं इस रिश्ते का कोई भी हक तुम पर नहीं जताऊंगा। तुम यहाँ पर पूरी तरह से महफूज हो और आज़ाद हो। ये दरवाज़ा तुम अंदर से लॉक भी कर सकती हो, ध्रुव ने बेहद ईमानदारी और दर्द भरे शब्दों में कहा। उसने आरजू के दिल से हर तरह का डर निकालने की कोशिश की। इससे पहले कि आरजू कुछ कहती, ध्रुव ने दरवाज़ा बंद कर दिया। आरजू कुछ देर तक बंद दरवाजे को देखती रही, जैसे उसके अंदर की बहुत बड़ी उलझन थोड़ी सी देर के लिए ख़त्म हो गई हो। अब वो खुद को पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करने लगी। कमरे के बाहर ध्रुव दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा था। उसका सिर पीछे दीवार से टिका हुआ था और आंखें बंद थीं। उसका दिल चाह रहा था कि वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाए, आरजू को अपने सीने से लगा ले और उसे बता दे कि वो उससे पागलों की तरह मोहब्बत करता है, कि वो उसकी तकलीफ़ नहीं देख सकता। लेकिन वो मजबूर था। वो जानता था कि अगर उसने आरजू के भरोसे को ठेस पहुंचाई तो वो उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। ध्रुव ने गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठियों को सख्ती से बंद किया और भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया। ये उनकी खामोश मोहब्बत और दर्द का पहला इम्तिहान था। अगली सुबह की धूप कमरे की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। आरजू ने आंखें खोली तो उसे कुछ देर तक समझ नहीं आया कि वो कहाँ पर है, और फिर उसे कल की सारी बातें याद आ गईं। उसने एक लंबी सांस ली और बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। उसने नहाकर एक सादा सा नीले रंग का ड्रेस पहन लिया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो ध्रुव का सामना करने से घबरा रही थी। वो दबे कदमों से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे लॉन में आ गई। लॉन से लगे डाइनिंग एरिया से कुछ बर्तनों की आवाज़ें आ रही थीं। आरजू डाइनिंग रूम के दरवाजे पर पहुंची। अंदर का मंजर देखकर उसके कदम वहीं थम गए। ध्रुव डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रहा था। उसने गहरे रंग की शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। उसकी आस्तीनें कोहनियों तक हमेशा की तरह चढ़ी हुई थीं और बाल हल्के से बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून समाया हुआ था। उसने आरजू की आहट सुनी तो पलटकर दरवाजे की ओर देखा। गुड मॉर्निंग आरजू, आओ बैठो, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है, ध्रुव ने कुर्सी खींचते हुए बेहद नरमी और सम्मान से कहा। आरजू हैरान और परेशान सी कुर्सी पर आकर बैठ गई। टेबल पर ताज़ा बने पैनकेक, एप्पल सिरप और ब्लैक कॉफ़ी का मग रखा था। ये आरजू का सबसे पसंदीदा नाश्ता था। आरजू ने हैरानी से ध्रुव को देखा। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ब्लैक कॉफ़ी और पैनकेक पसंद है? उसकी आवाज़ में हैरत थी। उसने हवेली में कभी ध्रुव के सामने नाश्ता नहीं किया था। ध्रुव ने अपने लिए कुर्सी खींची और आरजू के सामने बैठ गया। उसने कॉफ़ी का मग उठाया और एक घूंट लिया और फिर आरजू की आंखों में देखते हुए कहा, हवेली की नौकर अक्सर शिकायत करते थे कि तुम नाश्ते में बहुत नखरे करती हो, तो बस मैंने वहीं से सुन लिया था। खाकर देखो, उम्मीद है मैंने तुम्हारे टेस्ट के अनुसार ही बनाए होंगे, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए झूठ बोला। हकीकत तो ये थी कि वो पिछले 5 सालों से आरजू की हर पसंद और नापसंद से अच्छी तरह परिचित था। वो उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखता था। आरजू ने कांटा उठाया और पैनकेक का एक टुकड़ा उठाकर
मुंह में रख लिया। स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे पसंद था। उसने सिर झुकाकर खामोशी से नाश्ता करना शुरू कर दिया। ध्रुव के छोटे से ध्यान ने आरजू के दिल में मौजूद ध्रुव के लिए सख्त और गलत इमेज को थोड़ा सा धुंधला कर दिया था। उसे अब एहसास हो रहा था कि ध्रुव वैसा नहीं है जैसा वो और हार्दिक उसे समझते थे। नाश्ते के दौरान कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो खामोशी भी बोझिल नहीं थी। दोपहर के वक्त ध्रुव को किसी जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस जाना पड़ा। मेंशन में आरजू अकेली थी। वो बोरियत दूर करने के लिए मेंशन के अलग अलग हिस्सों को देखने लगी। चलते चलते वो ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद एक बड़े से कमरे के दरवाजे पर रुक गई। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। आरजू ने अंदर झांका। ये ध्रुव का स्टडी रूम था। दीवारों के साथ किताबों की बड़ी बड़ी अलमारियां लगी हुई थीं और दरवाजे के बीच में भारी लकड़ी का एक डेस्क रखा हुआ था। आरजू उत्सुकता के मारे अंदर दाखिल हो गई। कमरे में एक अजीब सी रहस्यमयी खामोशी थी। उसने करीब जाकर देखा। वहाँ कुछ फाइलें और एक लैपटॉप रखा हुआ था। डेस्क के एक साइड की दराज थोड़ी सी खुली थी। आरजू की नज़र अंदर पड़ी एक पुरानी और खस्ता हाल चमड़े की डायरी पर गई। उसने हाथ बढ़ाकर वो डायरी निकाल ली। डायरी बहुत पुराने समय की लग रही थी और उस पर मिट्टी की हल्की सी परत भी जमी हुई थी। आरजू ने डायरी का पहला पन्ना पलटा। अंदर की लिखाई देखकर वो ठिठक गई। उसने धीरे से पढ़ना शुरू किया। आज मैंने उस जालिम इंसान को दादाजी के गले लगते देखा। हार्दिक, वही इंसान जिसने मेरे गरीब बाप की ज़मीनों पर कब्जा किया और उन्हें इस हद तक मजबूर कर दिया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। मेरी माँ सदमे से मर गई। मैं सड़कों पर रोता रह गया। अगर दादाजी मुझे वहाँ से उठाकर अपने साथ न लाते तो आज मैं भी किसी कूड़े के ढेर पर मर चुका होता। मैं हार्दिक से अपने माँ बाप के खून का बदला जरूर लूँगा, लेकिन दादाजी की ज़िंदगी में नहीं। मैं उनका दिल नहीं दुखा सकता। आरजू के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे चाचा हार्दिक की दरिंदगी का एक और खौफनाक दास्तान मिल गई थी। ध्रुव कोई धोखेबाज नहीं था, बल्कि एक मजलूम इंसान था जिसके माँ बाप का कातिल हार्दिक था। आरजू का दिल शर्मिंदगी से भर गया। उसने ध्रुव को हमेशा तिरस्कार की निगाहों से देखा था, उसके दर्द को कभी नहीं समझा। उसने कांपते हाथों से डायरी के कुछ और पन्ने पलटे। अचानक एक पन्ने पर जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पन्ने के बीच में आरजू की एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। वो तस्वीर उस वक्त की थी जब आरजू कॉलेज के पहले साल में थी। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी और एक पंक्ति लिखी थी, मेरी ज़िंदगी का इकलौता मकसद इस मुस्कुराहट की हिफाजत करना है। मैं तुम्हें खामोशी से चाहने के सिवा कुछ नहीं कर सकता आरजू। तुम एक शहजादी हो और मैं ज़मीन की खाक। आरजू की सांसें अटक गईं। उसने तेज़ी से और पन्ने पलटे। हर पन्ने के साथ आरजू की कोई न कोई तस्वीर लगी हुई थी। कहीं वो हंस रही थी तो कहीं वो गुस्से में थी, कहीं किताब पढ़ रही थी। ध्रुव ने उसके बचपन से लेकर जवानी तक की हर याद को इस डायरी में सजा कर रखा था। हर तस्वीर के साथ उसकी बेपनाह और खामोश मोहब्बत का इकरार लिखा था। आज आरजू बहुत बीमार थी। वो सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं आई। मेरी जान निकल रही है। मैं उसके कमरे के बाहर खड़ा रहा। काश मैं अंदर जाकर उसका माथा चूम सकता। काश मैं उसका सारा दर्द अपने अंदर उतार लेता। आरजू की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वो डायरी उसने सीने से कसकर लगा ली और वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसे लग रहा था जैसे उसके सीने पर किसी ने बहुत भारी पत्थर रख दिया हो। आरजू को कल रात की अपनी सारी बातें याद आने लगीं। उसने ध्रुव को धोखेबाज कहा था। मैंने तुम्हारी हिफाजत का वादा किया है और वो मैं पूरा करूँगा, चाहे तुम मुझसे कितनी ही नफरत क्यों ना करो। आरजू का दिल शर्मिंदगी और अनजाने एहसास से जोर जोर से धड़कने लगा। इस एहसास में ध्रुव के लिए एक अजीब सी कशिश और नरमी पैदा हो रही थी। उसी पल उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल जोर से बजने लगा। आरजू ने स्क्रीन की तरफ देखा। चाचा हार्दिक का नाम जगमगा रहा था। उसने डरते डरते फ़ोन उठा लिया। तुमने मुझे धोखा दिया है आरजू। मैं तुम्हें और ध्रुव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाचा हार्दिक की जहरीली और गुस्से से भरी आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से गूंजी। चाचा, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? दादाजी ने जो फैसला किया है उसे हमें मानना चाहिए। आरजू ने रोते हुए कांपती आवाज़ में जवाब दिया। बकवास बंद करो लड़की। तुमने उस आदमी से शादी करके मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। मैं किसी भी तरह से ध्रुव को बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें सड़कों पर लाकर भीख मंगवाऊंगा। याद रखना, तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा। हार्दिक की धमकी इतनी डरावनी थी कि आरजू के हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया। वो डर से थर थर काँपने लगी और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और ध्रुव तेजी से अंदर दाखिल हुआ। आरजू को यूं ज़मीन पर बैठा रोते देखकर उसका दिल जैसे दर्द से कट कर रह गया।
वो फौरन उसके पास पहुंचा और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। क्या हुआ आरजू, तुम रो क्यों रही हो? किसने तुम्हें तकलीफ दी है? ध्रुव की काली आंखों में परेशानी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने आरजू के दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिए। चाचा हार्दिक हमें मार देंगे। ध्रुव, वो बहुत खतरनाक इंसान है, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे डर लग रहा है। आरजू रोते हुए हिचकियां ले रही थी और उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। ध्रुव का सब्र टूट गया। उसने आरजू के खौफजदा चेहरे को देखा और अचानक उसे खींचकर अपने चौड़े सीने से लगा लिया। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है आरजू। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं हार्दिक तुम्हारा साया भी नहीं छू सकता। अगर उसने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखी तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा। ध्रुव की आवाज में ऐसा फैसला और ऐसा मजबूत इरादा था कि जिसने आरजू के अंदर के सारे डरों को एक पल में खत्म कर दिया। आरजू जो तन्हा डरी हुई थी, ध्रुव की मजबूत बाहों में खुद को दुनिया की सबसे महफूज औरत महसूस करने लगी। उसकी मर्दाना खुशबू और उसके दिल की तेज धड़कन आरजू को अजीब सा सुकून दे रही थी। उसने बेख्तियार ध्रुव की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कसकर पकड़ लिया और अपना सिर उसके सीने में छुपा लिया। दोनों ने पहली बार अपने गम बांटे थे। ध्रुव ने बेहद नरमी से अपना हाथ आरजू के बालों पर रख दिया और उसे तसल्ली देने लगा। ये उनके बीच अपनेपन का पहला और बेहद खूबसूरत एहसास था। अगले कुछ दिनों में मेंशन का माहौल बिल्कुल बदल गया था। उनके बीच मौजूद बर्फ पिघल चुकी थी। उनके बीच एक खूबसूरत दोस्ती परवान चढ़ने लगी थी। ध्रुव अब ऑफिस से जल्दी वापस आ जाता। रात के वक्त दोनों टेरेस पर बैठकर काफ़ी देर तक कॉफ़ी पीते और बातें करते। एक रात ठंडी हवा चल रही थी। ध्रुव आरजू के लिए कॉफ़ी का मग लेकर टेरेस पर आया। आरजू शॉल लपेटे आसमान में सितारों को देख रही थी। ध्रुव, तुम रोज जल्दी क्यों आ जाते हो? क्या तुम्हारे ऑफिस का काम खत्म हो गया है? आरजू ने कॉफी का मग पकड़ते हुए मुस्कुराकर पूछा। मेरे लिए मेरी बीबी का सुकून और उसकी मुस्कुराहट से ज्यादा जरूरी कोई और काम नहीं है। ध्रुव अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बेहद गहरी नजरों से आरजू को देखते हुए बोला। आरजू के गालों पर शर्म की लाली दौड़ गई। उसने नजरें झुका ली। ध्रुव, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि चाचा हार्दिक ने तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या किया था? तुम अकेले अकेले इतना दुख बर्दाश्त करते रहे? आरजू ने बेहद नरमी और हमदर्दी से पूछा। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था आरजू, और मैं जानता था तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी। तुम हार्दिक को अपना सबसे बड़ा सहारा समझती थी। ध्रुव ने कॉफी का घूंट भरते हुए उदासी से जवाब दिया। मुझे माफ़ कर दो ध्रुव, मैंने तुम्हारे स्टडी रूम से वो डायरी पढ़ ली है। मैं कितनी अंधी थी जो तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी सच्चाई को देख न सकी। आरजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना हाथ आगे बढ़कर ध्रुव के हाथ पर रख दिया। ध्रुव की आंखों में नरम चमक आ गई। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं मेरी जान। तुम तो मेरी ज़िंदगी का इकलौता ऐसा एहसास हो जिसे महसूस करके मुझे सांसें आती हैं। आरजू को अब एहसास हो रहा था कि ध्रुव कितना अच्छा और सुलझा हुआ है और उतना ही बेपनाह मोहब्बत करने वाला इंसान है। वो धीरे धीरे पूरी तरह अब उसकी ओर खींचने लगी थी। एक शाम अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश शुरू हो गई। आरजू जो एक सफ़ेद और नीले रंग के लॉन के सूट में थी, बारिश को देखकर खुद को रोक न सकी और टेरेस पर चली गई। वो बारिश के पानी में भीगती हुई बच्चों की तरह हंस रही थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे और बालों को भिगो रही थीं। ध्रुव कमरे में आया तो आरजू को न पाकर टेरेस की तरफ आया। आरजू को यूं बारिश में भीगते और हंसते देखकर वो दरवाजे पर ही रुक गया। उसके चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। आरजू का भीगा हुआ वजूद ध्रुव के दिल की धड़कनें बुरी तरह से तेज कर रहा था। आरजू, अंदर आ जाओ, यूं बारिश में भीग कर तुम बीमार पड़ जाओगी। ध्रुव ने ऊंची आवाज में कहा ताकि बारिश के शोर में उसकी आवाज आरजू तक पहुंच सके। आरजू ने मुड़कर ध्रुव को देखा और शरारत से मुस्कुरा दी। तुम भी आ जाओ ध्रुव, बारिश बहुत मजे की है। आरजू ने हाथ हिलाकर उसे बुलाया और खुशी से घूमने लगी। उसी पल आरजू का पांव फिसल गया और वो फर्श पर बुरी तरह फिसल गई। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। ध्रुव तेजी से आगे बढ़ा और इससे पहले कि आरजू जमीन पर गिरती, ध्रुव के मजबूत बाजुओं ने उसे हवा में ही थाम लिया। ध्रुव ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और आरजू का नरम गुदास सीना ध्रुव के सख्त सीने से टकरा गया। दोनों की सांसें बुरी तरह से उखड़ गई थीं। नरम भीगी धड़कनों का स्पर्श अपने सीने पर महसूस होते ही ध्रुव के पूरे वजूद में हल्का सा कंपन होने लगा। रग रग में एक सुरूर सा भरने लगा। आरजू की नज़र ध्रुव की गहरी काली आंखों से टकराई। बारिश के पानी में भीगे उनके जिस्म एक दूसरे के बेहद करीब थे। ध्रुव के सीने की गर्माहट आरजू को अपने वजूद में उतरती हुई महसूस हो रही थी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम इस वक्त कितनी कातिल लग रही हो आरजू?
तुम तो मुझे पागल कर दोगी। ध्रुव की आवाज़ बेहद भारी और जज्बातों से भरी हुई थी। उसकी नज़रें आरजू के भीगे हुए गुलाबी होंठों पर टिकी हुई थी। मुझे छोड़ो, आरजू ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन उसकी अपनी ही आवाज़ में कोई जोर नहीं था। वो खुद भी ध्रुव के इतना करीब होने पर एक अजीब से नशे में डूब रही थी। अब कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ध्रुव ने आरजू के चेहरे से भीगे बाल हटाए और उसकी आंखों में झांकते हुए मोहब्बत से कहा, और उसी पल ध्रुव अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। उसने आरजू के भीगे हुए चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और बेहद शिद्दत लेकिन बेपनाह मोहब्बत के साथ झुककर उसके होठों को चूम लिया। आरजू ने पहले पल झिझक महसूस की, लेकिन फिर उसने भी अपनी बाहें ध्रुव के गले में डाल दी और उसके होठों के नरम स्पर्श का जवाब अपने नरम होठों से देने लगी। ये उनकी मोहब्बत का पहला इकरार था। ध्रुव ने उसे अपनी बाहों में और भी ज़्यादा कस लिया, जैसे वो उसे अपने अंदर कहीं छुपा लेना चाहता हो। ध्रुव के हाथों का नरम स्पर्श आरजू के वजूद पर फिसलने लगा और ध्रुव के हाथों की सरसराहट आरजू को अलग ही दुनिया में पहुंचा चुकी थी। और उसी पल अचानक आरजू को एहसास हुआ कि हार्दिक चाचा ध्रुव को उससे दूर खींचकर ले जा रहे हैं। उन्होंने ध्रुव को एक ऊंची चट्टान से नीचे गहरी खाई में धकेल दिया है और पीछे आरजू जोर जोर से चीख रही है, जबकि हार्दिक चाचा जोर जोर से हंसते हुए उसे पागल पागल कहकर बुला रहे हैं। थोड़ी देर बाद पागल खाने की गाड़ी आती है और उसे डालकर पागल खाने ले जाती है। वो चीखती चिल्लाती है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, छोड़ो मुझे, मुझे मुझे जाना है ध्रुव के पास। उसकी चीखें सुनकर ध्रुव के हाथ उसके वजूद पर फिसलते फिसलते रुक गए। आरजू, होश में आओ, मैं तुम्हारे पास हूँ आरजू। और किसने कहा तुम पागल हो? ध्रुव ने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। ध्रुव, हार्दिक चाचा नहीं छोड़ेंगे, हमें नहीं छोड़ेंगे। आरजू का पूरा वजूद डर की वजह से कांपने लगा और ध्रुव ने उसके कांपते वजूद को अपनी बाहों में समेट लिया। वो जो अभी इसी वक्त अपनी खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को काबू में कर लिया। उसने सोच लिया कि सबसे पहले उसे आरजू के मन से ये डर निकालना होगा। वो बड़े प्यार से उसे अंदर कमरे में लेकर आया। कपड़े बदलने के बाद आरजू बेड पर लेट गई थी और वो काफ़ी देर तक उसके सर को सहलाता रहा। अब धीरे धीरे उनके बीच मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। मोहब्बत के इन खूबसूरत दिनों के बीच एक सुबह हार्दिक एक नए वार के साथ उनकी ज़िंदगी में तूफान बनकर आया। ध्रुव और आरजू नाश्ते की मेज पर बैठे थे जब ध्रुव के वकील मिस्टर राघव एक फ़ाइल लेकर आए। ध्रुव ने वो फाइल पढ़ी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या हुआ ध्रुव, तुम इतने परेशान क्यों हो और ये कागज़ किस चीज़ के हैं? आरजू ने ध्रुव के माथे पर उभरती लकीरों को देखकर घबराहट से पूछा। चाचा, हार्दिक ने अदालत में कानूनी नोटिस भेजा है आरजू। उसने दावा किया है कि मैंने तुम्हें अगवा करके कैद कर रखा है और जायदाद हड़पने के लिए तुमसे ज़बरदस्ती शादी की है। अदालत में हम दोनों को पेश होने का हुक्म दिया गया है। ध्रुव ने फाइल मेज पर पटकते हुए गुस्से से कहा, ये क्या बकवास है? हम जज के सामने खड़े होकर सच बताएंगे। मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम मेरे पति हो और मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ रह रही हूँ। आरजू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ध्रुव का हाथ थामकर कहा, मसला ये नहीं है आरजू, मुझे हार्दिक की घटिया हरकतों का अंदाजा है। मुझे डर है वो अदालत में जज के सामने तुम्हें डरा धमकाकर तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाल कर तुमसे कोई गलत बयान न दिलवा दे। मैं तुम्हें उस गंदगी में नहीं घसीटना चाहता। ध्रुव की आवाज़ में आरजू के लिए बेपनाह फिक्र थी। वो जानता था कि हार्दिक किस हद तक गिर सकता है। उस रात मेंशन में अजीब सी खामोशी और तनाव था। आरजू अपने कमरे में बैठी कल के बारे में सोच रही थी। रात के 12 बज चुके थे जब कमरे का दरवाज़ा खुला और ध्रुव अंदर कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ कागज़ थे और उसका चेहरा बेहद संजीदा और आंखें लाल थीं। वो चलकर आरजू के बेड के करीब आया और वे कागज़ आरजू की गोद में रख दिए। ये क्या है ध्रुव? आरजू ने हैरानी से उन कागज़ों को देखते हुए पूछा। ये तलाक के कागज़ हैं आरजू, मैं इन पर साइन कर चुका हूँ। कल तुम अदालत में ये कागज़ जज को दिखा देना और कह देना कि ये शादी ज़बरदस्ती की थी। तुम आज़ाद हो जाओगी और मैं दादाजी की सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा और फिर तुम हार्दिक के साय से भी दूर चली जाना। मैं तुम्हारी हिफाजत का कोई और बंदोबस्त कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अदालत में जलील नहीं होने दूंगा आरजू। ध्रुव की आवाज़ बेहद शांत थी, लेकिन उसके एक एक शब्द में दर्द टपक रहा था। वो अपनी जान से प्यारी मोहब्बत को खुद से दूर कर रहा था। आरजू का दिल ये सुनकर टुकड़े टुकड़े हो गया। इस हद तक की कुर्बानी देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं के साथ उसके अंदर एक गुस्सा भी उभर आया। उसने वो कागज़ उठाया और ध्रुव की आंखों में देखते हुए उन्हें बीच से फाड़ कर 2 टुकड़ों में कर दिया।
फिर उन टुकड़ों को हवा में उछाल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खुद से दूर करने की? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर लगती है कि मैं अदालत के नोटिस से डरकर तुम्हें छोड़ दूंगी? आरजू गुस्से से बैठ से उठी और ध्रुव के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। जबकि ध्रुव हैरानी से आरजू के हाथों में फटे हुए कागजों और फिर आरजू के गुस्से से तमतमाते चेहरे को देखने लगा। आरजू ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और ध्रुव के चौड़े सीने पर उसके दिल की जगह पर रख दिया। मैंने अपना पति, अपना रक्षक और अपनी मोहब्बत चुन ली है ध्रुव, और वो तुम हो। कल अदालत में हार्दिक का गुरूर टूटेगा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं मर सकती हूँ लेकिन तुमसे दूर नहीं जा सकती। आरजू की आंखों में ऐसी सच्चाई और मोहब्बत की चमक थी जिसने ध्रुव के अंदर रुके हुए मोहब्बत के तूफान को आज़ाद कर दिया। आरजू की इस बात पर, उसके हाथों के स्पर्श पर ध्रुव की बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने बेबाकाना अंदाज में आगे बढ़कर आरजू को अपनी गोद में उठा लिया। आरजू ने भी मदहोश होते हुए ध्रुव के गले में बाहें डाल दी। ध्रुव की आंखों में उस वक्त दीवानगी और बेपनाह इश्क दिख रहा था। आज के बाद तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकोगी आरजू। आज मैं तुम्हें पूरे तौर पर अपना लूंगा, ध्रुव ने अपनी भारी और मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा और आरजू को लेकर अपने बेडरूम की तरफ चल पड़ा। ध्रुव के बेडरूम में मध्यम सी पीली रोशनी फैली हुई थी। उसने आरजू को बेहद नरमी से रेशमी बिस्तर पर लिटा दिया। आरजू का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ध्रुव के लिए कोई डर नहीं बल्कि एक जज्बात की आग चमक रही थी। उनके बीच बरसों की खामोश मोहब्बत आज अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। ध्रुव बड़े ही धीरे और नरमी के साथ आरजू के ऊपर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए उसकी ड्रेस की डोरियों को खोलने लगा। उसकी उंगलियां जब आरजू की नरम वजूद से टकराईं तो आरजू के वजूद में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। ध्रुव ने बेहद दीवानगी से लेकिन बेहद प्यार के साथ आरजू के चेहरे, गर्दन और कॉलर बोन पर अपने गर्म होठों से अपनी मोहब्बत की मोहर लगानी शुरू कर दी। ध्रुव, मुझे डर। आरजू ने ध्रुव के बालों में अपनी उंगलियों को चलाते हुए कांपते होठों के साथ ये शब्द कहे। उसकी सांस उखड़ रही थी। ध्रुव ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और आरजू के कान के करीब अपने होंठ रखकर बेहद मोहब्बत से सरगोशी की। मुझ पर भरोसा रखो मेरी जान, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सारा दर्द बांट लूंगा। आज हम दो नहीं बल्कि एक हो जाएंगे। ध्रुव ने आरजू के होंठों को एक बार फिर अपनी मोहब्बत का निशाना बनाते हुए उनका रस पीने लगा। ये एक जज्बाती पल था जिसमें कोई जबरदस्ती नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बेपनाह इश्क और एक दूसरे को पा लेने की शिद्दत थी। आरजू की सिसकियां और ध्रुव की भारी सांसें कमरे की खामोशी में एक हो गईं। धीरे धीरे वो उसे हर चीज से आज़ाद करता हुआ उसके नरम वजूद को अपनी बाहों में समेट चुका था और अपने होंठों से आरजू के नरम वजूद को छूते हुए अपने दिल को सुकून पहुंचा रहा था। साथ ही साथ आरजू को और भी मचलने पर मजबूर कर रहा था। ध्रुव ने आरजू के हर डर को अपनी मोहब्बत की गर्मी से जलाकर राख कर दिया और उसे पूरे तौर पर अपना लिया। उनका ये मिलाप उनकी मोहब्बत की दास्तान का सबसे खूबसूरत चैप्टर बन गया, जिसके बाद अब उनकी मोहब्बत को कोई तूफान भी हिला नहीं सकता था। अगले दिन की सुबह अच्छी खासी रोशन थी, लेकिन अदालत के कमरे में एक खामोशी थी। हर तरफ भारीपन का एहसास था और सबकी नजरें सामने चेहरे पर जमी थीं। आरजू ने गहरा सांस लिया। कटघरे में खड़े हो गए। जज साहब, ध्रुव राणा ने इस मासूम लड़की को कैद कर रखा है। जायदाद हड़पने के लिए जबरदस्ती उससे शादी की है। ये इंसान एक धोखेबाज है। हार्दिक के वकील ने बेहद तंजी अंदाज में जज की तरफ देखते हुए कहा और ध्रुव की तरफ उंगली उठाई। ये झूठ है जज साहब। ध्रुव मेरे पति हैं, मेरी जिंदगी है। मैंने अपनी पूरी मर्जी से इनसे शादी की है। आरजू ने पूरे आत्मविश्वास और ऊंची आवाज में जवाब दिया। उसकी आंखों में सच्चाई साफ चमक रही थी। लेकिन आरजू मैडम, आपके चाचा का कहना है कि आप डरी हुई हैं और आपको धमकाया गया है। जज ने अपने कागजों से नजरें उठाकर शांत अंदाज में आरजू की तरफ देखा। मुझे ध्रुव से कोई डर नहीं जज साहब। अगर मेरी जान का कोई दुश्मन है तो वो सामने खड़े मेरे चाचा कमल हार्दिक हैं, जो कि मेरे दादा की जायदाद के लिए मुझे पागल खाने भेजना चाहते थे। आरजू ने हार्दिक की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर हार्दिक का चेहरा फीका पड़ गया। जज साहब, मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो इस केस का रुख बदल देंगे। मुझे इजाज़त दी जाए। ध्रुव तुरंत अपनी सीट से उठा और एक मोटी सी फाइल हाथ में लेकर कटघरे के पास आकर बेहद ठंडे लहजे में कहा, इस फाइल में क्या है मिस्टर ध्रुव, और ये कैसे जुड़ी है? जज ने एंडक ठीक करते हुए फाइल खोली और ध्रुव की तरफ देखा। इसमें हार्दिक के तमाम गलत कामों के सबूत हैं जो उन्होंने पिछले 10 सालों में दादाजी के बैंक अकाउंट से किए हैं, और सबसे बढ़कर इसमें वो रिपोर्ट भी लगी हुई है जो ये बात साबित करती है
कि आरजू के माँ बाप की कार के ब्रेक जानबूझकर फेल करवाए गए थे। ध्रुव की गूंजती आवाज़ पूरे कमरे में फैल गई। उसकी आंखों में हार्दिक के लिए गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ये झूठ है, ये मुझे फंसाने की साजिश है जज साहब। ये लड़का मुझे बर्बाद करना चाहता है, हार्दिक बौखलाकर चिल्लाया। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। जज साहब ने फाइल में मौजूद सारे सबूत ध्यान से देखे। ध्रुव ने तंज भरी मुस्कान के साथ हार्दिक की ओर देखा, जिसकी अब बोलती बंद हो चुकी थी। जज ने फाइल को गौर से पढ़ा और कुछ देर के बाद फैसला सुनाते हुए हार्दिक को तुरंत गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। और फिर अदालत के फैसले के बाद पुलिस हार्दिक को हथकड़ियां पहनाकर बाहर ले गई। उसका सारा घमंड और खानदानी रौब मिट्टी में मिल चुका था। कुछ दिनों के बाद दोनों अपने शानदार ऑफिस में थे। दोपहर की धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी। ध्रुव ने इंटरकॉम पर सेक्रेटरी को सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भी अंदर ना आए। आरजू, इन कागजात पर दस्तखत कर दो। ध्रुव ने अपनी मेज पर बैठी आरजू की तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए कहा और साथ में पेन भी आगे कर दिया। किस चीज़ के कागजात हैं ये ध्रुव, और इतनी जल्दी क्या है? आरजू ने फाइल को हैरानी से देखते हुए पूछा और फिर ध्रुव की गहरी काली आंखों में देखने लगी। कुछ जरूरी कानूनी कार्रवाई है आरजू, तुम बस बिना सवाल किए, बिना किसी पूछताछ के इन पर साइन कर दो। मुझ पर भरोसा है ना? ध्रुव ने कुर्सी की पीठ से टिकते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो आरजू ने बिना पढ़े ही साइन कर दी और फाइल वापस ध्रुव की तरफ सरका दी। अब तो बताओ ये क्या था और तुम इतने रहस्यमय क्यों बने हुए हो? उसने जिज्ञासा से पूछा। ध्रुव ने उसे देखते हुए कहा, मैंने दादाजी की सारी जायदाद और साथ ही अपना पूरा बिजनेस एम्पायर कानूनी तौर पर तुम्हारे नाम कर दिया है। अब तुम इस पूरी सल्तनत की इकलौती मालिक हो। ध्रुव की बात सुनकर आरजू ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। लेकिन ध्रुव, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ये सब करने की आखिर ज़रूरत क्या थी? ये सब तो तुम्हारा अपना है ना? आरजू हैरान होकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ध्रुव भी खड़ा हुआ और उसने आरजू के दोनों हाथ थाम लिए। उसकी आवाज़ में गहरी मोहब्बत थी। मुझे दादाजी की दौलत नहीं चाहिए थी, मुझे तो बस वो चाहिए था जो उनकी सबसे कीमती चीज़ थी, तुम। आरजू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने ध्रुव के हाथों को चूम लिया। उसी शाम दोनों दादाजी की पुरानी हवेली में वापस आए। हवेली की दीवारों से अब कोई डर या वीरानी नहीं झलक रही थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून और अपनापन महसूस हो रहा था। रात का अंधेरा हवेली के लॉन में उतर चुका था। ठंडी हवा चल रही थी और दोनों लॉन में पड़े एक आरामदायक सोफे पर बैठे हुए थे। आरजू का सर ध्रुव के मजबूत गोद में था और ध्रुव बेहद नरमी से उसके रेशमी बालों से खेल रहा था। ध्रुव, मैं आपसे एक बात पूछूं? अगर बुरा न मानो तो, और मुझ पर गुस्सा मत करना। आरजू ने शरारत से ध्रुव की ठोड़ी को छूते हुए कहा। उसकी आंखों में एक शरारत चमक रही थी। 100 बातें पूछ लो मेरी जान, बुरा नहीं मानूंगा, ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा। उसके चेहरे को प्यार से देखने लगा। तुम हर वक्त इतने सीरियस क्यों रहते हो? कभी हंस भी लिया करो। ऐसा लगता है बस मैंने किसी मोहल्ले के गुस्से वाले बुढ़े चाचा से शादी कर ली है। आरजू ने मुंह बनाते हुए बेहद लाड और मजाक के अंदाज में शिकायत की। अच्छा जी, अब मैं आपको बुढ़ा चाचा लगने लगा? तुम्हें याद दिलाऊं कि इसी बुढ़े पर तुम कैसे जान छिड़कती हो? कल रात क्या कह रही थी? तो आरजू ने एक जोरदार कहकहा लगा और उसकी गहरी काली आंखें चमक उठीं। उसने आरजू को छेड़ा। वो तो मैं तरस खाकर तुमसे मोहब्बत कर लेती हूँ, वरना मेरे पीछे तो लाइन लगी थी, पूरे शहर में मेरे चर्चे थे। आरजू ने एक अदा से हवा में हाथ लहराते हुए नखरे और लापरवाही से जवाब दिया। लाइन तो हमारी भी बहुत अच्छी है मैडम, लेकिन मेरा दिल तो इसी नखरे वाली चुड़ैल पर आ गया। अब क्या करूं? फंस गया हूं। ध्रुव ने झुककर आरजू के गाल पर एक प्यार भरी चुटकी काटी। उसकी आंखों में भी शरारत चमक रही थी। हे भगवान जी, मैं चुड़ैल लगती हूँ तुम्हें? रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें तुम्हारी चुड़ैल कैसी लगती है, तुम्हें अभी बताती हूँ। आरजू गुस्से का नाटक करते हुए सोफे से उठने लगी कि ध्रुव ने उसे बाजू से पकड़कर वापस से अपनी गोद में गिरा लिया। चुड़ैल नहीं हो, तुम तो मेरी शहजादी हो। यह कहकर उसने उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब कर लिया और आरजू एकदम से शर्मा गई। तुम जानती हो कि तुम इस वक्त मेरे सब्र का कितना बड़ा इम्तिहान ले रही हो? तुम मुझे पागल कर दोगी यार। अब एक तूफानी जज्बाती भारीपन था जो ध्रुव की सांसों में उतरने लगा था। तो आपको सब्र करने के लिए किसने कहा है? मैं तो अब सिर्फ आपकी हूँ। आरजू ने ध्रुव की लाल होती आंखों को देखकर बेहद दिलकश और शर्म से जवाब दिया। उसके गालों पर शर्म की लाली थी। आज के बाद तुम मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं करोगी मेरी जान। आज मैं तुम्हें अपने इश्क की हर हद दिखाऊंगा। ध्रुव ने उसे अपने और करीब किया, उसे सीने से लगा लिया। छोड़ो मुझे, मेरी सांस नहीं आ रही, आरजू ने हाँफते हुए कहा।
ध्रुव के चौड़े कंधे पर हाथ रखे उसका दिल सीने से बाहर आने को तड़प रहा था और उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ रही थीं। अभी तो मेरी दीवानगी शुरू हुई है आरजू, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ध्रुव ने अचानक आरजू को अपनी गोद में उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ा। उसकी निगाहों में वही पुराना जुनून और इश्क एक बार फिर शिद्दत से जाग उठा था। उसने आरजू को बेहद नरमी से रेशमी बिस्तर पर गिराया और खुद उसके ऊपर झुक गया। ध्रुव के गर्म होंठ आरजू के कांपते हुए होंठों से टकराए और वो दोनों एक लंबे पुरजोश और मोहब्बत से भरे स्पर्श के साथ एक दूसरे में खो गए। उनके जिस्म की तपिश कमरे के माहौल को और भी गर्म कर रही थी। आरजू ने अपने दोनों बाजू ध्रुव की गर्दन में सख्ती से उलझा लिए थे और खुद को पूरी तौर पर उसकी दीवानगी और मोहब्बत के हवाले कर दिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।